दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी अभी बहुत नीचे है, अपने ऑलमोस्ट पीक लेवल से 30% नीचे है। लेकिन उसी टाइम पे एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, और इस सेक्टर का नाम है फार्मा सेक्टर। अगर मैं फार्मा सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स की बात करूं, तो इस इंडेक्स ने निफ्टी को बहुत बुरे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। अगर मैं इसके पिछले एक महीने की रिटर्न देखूं, तो फार्मा सेक्टर के इंडेक्स की पिछले एक महीने की +31% की रिटर्न है। अगर हम उसके पिछले 6 महीने की रिटर्न को देखें, तो 6 महीने की रिटर्न +18% है। तो आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं फार्मा सेक्टर के 4 ऐसे स्टॉक जो इस टाइम पे बहुत डिफेंसिव तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जब पूरी मार्केट नीचे को जा रही है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के 4 टॉप कंपनीज के बारे में। थोड़ा सा बात करेंगे उनके बिजनेस मॉडल के बारे में, बात करेंगे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, और बात करेंगे कि हाल के दिनों में उन्होंने कैसे रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहली कंपनी की। और पहली कंपनी जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो $4.5 बिलियन का है। इसके साथ साथ इस कंपनी को 1983 में फाउंड किया गया था बाय दिलीप सिंघवी, और जिसके बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी जेनरिक प्रोडक्शन करने वाली कंपनी बन गई। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें, तो इस कंपनी का नाम है सन फार्मास्यूटिकल कंपनी। और अगर हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करें कि क्या बनाती है, तो दोस्तों ये जेनरिक प्रोडक्ट बनाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेनरिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन में दो तरीके की मेडिसिन होती है। पहला ब्रांडेड, जिसके लिए पेटेंट फाइल करना पड़ता है और उसके बाद उसके ट्रायल किए जाते हैं। इसके बाद जब वो पूरे पूरे तरीके से एफडीए का अप्रूवल मिल जाता है और अथॉरिटीज का अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद उस कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जिसको नॉर्मली हम ब्रांडेड मेडिसिन बोलते हैं। जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो ब्रांडेड मेडिसिन का एक चीपर वर्जन होता है। अब ये चीपर कैसे होता है, तो दोस्तों जेनरिक मेडिसिन वालों को अपना पेटेंट फाइल नहीं करना पड़ता, और इनको पहले से पता होता है कि मेडिसिन कैसी बनानी है, जिसकी वजह से इनका रिसर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाता है और एक सस्ती दवाई बना पाते हैं एज कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। और जब दिलीप सिंघवी ने ये कंपनी को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जेनरिक मेडिसिन में बहुत कम कंपनीज होती थी, और उनको फायदा मिला कि इनकी कंपटीशन में कोई भी कंपनीज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जेनरिक मेडिसिन बहुत ज्यादा फेमस होने लगी अक्रॉस द ग्लोब, तो ये कंपनी भी बहुत बड़ी होने लगी। और 1994 में ये कंपनी जब पहली बार लिस्ट हुई, इसके बाद ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और आज ये कंपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है। अगर हम बात करें सन फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो इस कंपनी ने बहुत से एक्विजिशन किए, जिसने इसको बहुत बड़ी कंपनी बना दिया। और इसका एक बहुत ही फेमस एक्विजिशन था 2014 का, जब इन्होंने रेनबैक्सी को टेक ओवर किया था। रेनबैक्सी को टेक ओवर करने के बाद ये कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसके बाद इस कंपनी ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन भी किया। अगर हम ओवरऑल सेल्स की बात करें, तो 70% ऑफ द टोटल सेल्स इंडिया से बाहर बाकी कंट्रीज में की जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सन फार्मा के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आपको ये समझने के लिए कि कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिया है, मैं आपको एक नंबर बताता हूं। मार्च 2008 में, उस क्वार्टर ईयर में, इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 3000 करोड़ के आसपास का था। लेकिन अभी मैं जो रिसेंट के फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू निकल के आता है वो 30,000 करोड़ के आसपास का है। तो मतलब कि कंपनी ने कितना बड़ा ग्रोथ किया है पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम बहुत बार देखते हैं, पीई रेशो। तो अगर मैं सन फार्मा की पीई रेशो की बात करूं, तो सन फार्मा की जो पीई रेशो है वो है 28.37 की। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसकी इंडस्ट्री पीई के साथ, तो फार्मा सेक्टर का जो इंडस्ट्री पीई है वो 24 के आसपास का है। तो इसका पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो रिसेंट के ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया वो 20% से ऊपर का निकल के आया है। और इन्होंने हमेशा अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 20 के आसपास मेंटेन करने का ट्राई किया है। तो दोस्तों, अगर हम इसके डेट लेवल की बात करें, तो इसका डेट लेवल थोड़ा सा बड़ा है रिसेंट के कुछ ईयर्स में। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की। और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40,000 करोड़ से ज्यादा का, और इस कंपनी का नाम है सिप्ला। अगर हम सिप्ला की बात करें, तो सिप्ला का बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ये जेनरिक ड्रग्स के साथ एपीआईज का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो एपीआईज क्या होते हैं, तो दोस्तों एपीआईज वो चीज होती है जो बाकी ड्रग्स में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बाकी ड्रग्स में भी यूज होते हैं। तो सिप्ला का जो पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड है। जेनरिक ड्रग्स, ब्रांडेड ड्रग्स, इसके अलावा इनका एपीआईज, और इसके अलावा कुछ डिवाइसेस भी बनाते हैं जो ये फार्मा सेक्टर में यूज होते हैं, जिसके चलते कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए। अगर हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएं सिप्ला से रिलेटेड, तो सिप्ला वर्ल्ड की सबसे बड़ी
एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जो ये ड्रग होती है, ये एचआईवी की मेडिकेशन में यूज होती है, जिसके चलते इसकी थोड़ी डिमांड थी रिसेंट कुछ टाइम में। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें सिप्ला के, तो सिप्ला की जो पी रेशो है वो 28 की है। इंडस्ट्री की पी रेशो तो मैंने आपको बताई थी कि 23 की है, तो उसके कंपैरिजन में इसकी पी रेशो भी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें कि सिप्ला का रेवेन्यू कहां से कितना निकल के आता है, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ब्रेकअप है रेवेन्यू का सिप्ला का, कि इनका कौन सी जगह से कितना रेवेन्यू निकल के आता है। तो जैसे कि हमने सन फार्मा के केस में बात किया था कि सन फार्मा का 75% से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आउट ऑफ इंडिया आता है। तो दोस्तों अगर हम सिप्ला के टोटल रेवेन्यू की बात करें, तो उसमें से जो इनका मेजर रेवेन्यू है 41% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वो इंडिया से निकल के आता है। इसके बाद जो इनका मेजर रेवेन्यू निकल के आता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है। नॉर्थ अमेरिका से इनका 22% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है। इसके बाद अगर हम साउथ अफ्रीका और इस रीजन की बात करें, तो वहां से इनका 90% का रेवेन्यू आता है। और उसके बाद इनका इमर्जिंग मार्केट से 7%, यूरोप से 4%, ऐसे करके इनका रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जिससे हमें देखने को मिलता है कि जो सिप्ला का जो मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है जहां से इनका बहुत रेवेन्यू आता है, वो इंडिया के बाद साउथ अफ्रीका रीजन और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका है। जिसके चलते रिसेंट के टाइम्स में सिप्ला को एक एफडीए अप्रूवल मिला था यूएस से एक ड्रग के लिए, जिसके बाद इसका शेयर एक दिन में 10% से ऊपर चला गया था। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि सिप्ला ने पिछले एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, तो आप सुन के चौंक जाएंगे कि पिछले एक महीने में जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था, तो सिप्ला ने एक महीने में 50% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर आपके पास ये शेयर होता, तो आपको पिछले एक महीने में 50% से ज्यादा का रिटर्न मिलता। तो दोस्तों यहाँ से आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग आपको हमेशा लॉन्गर टर्म के लिए करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म का रिटर्न देख के नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने इसका बिजनेस देख के इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता, तो उसको एक अच्छी रिटर्न मिली होती, लेकिन आपको स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सिप्ला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो दिसंबर के क्वार्टर में निकल के आया था वो 17% का था, जो एक्चुअली कम हुआ था लास्ट ईयर से। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका बोरोइंग की, इनके डेट की, तो इन्होंने अपने डेट को कम किया है पिछले कुछ टाइम में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरी कंपनी की फार्मा सेक्टर से जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, और इस कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैब लिमिटेड। तो इस कंपनी का अगर मैं बात करूं, जब पूरी फार्मा इंडस्ट्री ने अच्छी रिटर्न दी है, तो इस कंपनी ने भी पिछले एक महीने में 40% से ज्यादा की रिटर्न दी है। अगर हम डॉक्टर रेड्डीज के ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो इनका मार्केट कैप 65,000 करोड़ से ज्यादा का है। अगर हम इसकी पी रेशो की बात करें, तो इसका पी रेशो 35 से ज्यादा का है। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री की पी रेशो की बात करें, तो इंडस्ट्री का पी रेशो 23 के आसपास का है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज के पोर्टफोलियो के बारे में कि इनका रेवेन्यू कहां से कितना निकल के आता है। अगर हम बात करें इंडिया की मेजर फार्मा कंपनीज की, तो उनका मेजर जो रेवेन्यू निकल के आता है वो जेनरिक इंडस्ट्री से निकल के आता है, क्योंकि जो जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े से चीप होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर रेड्डीज की बात करूं, तो डॉक्टर रेड्डीज का 75 to 80% जो इनका टोटल रेवेन्यू होता है वो इनका जेनरिक प्रोडक्ट से निकल के आता है, जेनरिक ड्रग से निकल के आता है, जो ये मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में। इसके अलावा जो इनका बचा हुआ रेवेन्यू है 20% के आसपास का, वो इनका एपीआई से निकल के आता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बाकी ड्रग्स में यूज होते हैं। इसमें भी आजकल इंडिया की कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें इनका रेवेन्यू जो परसेंटेज है ऑफ टोटल रेवेन्यू वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है रिसेंट के कुछ क्वार्टर्स में। चलिए बात करते हैं दिसंबर के रिजल्ट की ऑफ डॉक्टर रेड्डीज। अगर मैं डॉक्टर रेड्डीज के दिसंबर के रिजल्ट की बात करूं, तो डॉक्टर रेड्डीज ने अपना जो रेवेन्यू बताया था वो था 4397 करोड़ के आसपास का। अगर मैं उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करूं, मतलब कि दिसंबर 2018 के साथ, तो दिसंबर 2018 में जो उनका टोटल रेवेन्यू था वो 3865 करोड़ का था। लेकिन इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि इस क्वार्टर में ऑफ दिसंबर 2019 में डॉक्टर रेड्डीज ने अपना लॉस बुक किया है, और इन्होंने बताया कि इस क्वार्टर में जो इनका लॉस हुआ था वो 538 करोड़ का हुआ था। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें एनुअल की, तो इन्होंने हर साल अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 17 से लेके 20 के बीच में मेंटेन रखा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करते हैं, तो इसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके कि ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के केस में कैसा परफॉर्म करती है। इसके अलावा अगर हम डेट की बात करें, तो इस कंपनी ने अपने डेट को थोड़ा सा कम किया है लास्ट क्वार्टर में। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, जो कि हमें बताता है कि ऑपरेशनली कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो डॉक्टर रेड्डीज का भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है पिछले एक साल में, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ और लास्ट कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले एक महीने में 120% का रिटर्न दिया, और इस कंपनी का नाम है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा की अगर मैं बात करूं तो ये एक फार्मा इंडस्ट्री से निकल के आती है कंपनी। इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें भी एपीआईज और जेनरिक ड्रग्स निकल के आते हैं। अगर मैं इस कंपनी की पी रेशो की बात करूं तो इस कंपनी की पी रेशो अभी भी सिर्फ 14 की है। वहीं पे अगर मैं इसकी इंडस्ट्री की पी रेशो की बात करूं तो वो 24 के आसपास की है। तो पी रेशो के मामले में ये कंपनी की पी रेशो अभी बहुत कम है, और इसने पिछले एक महीने में इतनी अच्छी रिटर्न दी, उसके बाद भी इसकी पी रेशो कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। इसके बाद अगर मैं बात करूं औरोबिंदो फार्मा के मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप 37,000 करोड़ के आसपास का है। चलिए बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, कि इसका इस क्वार्टर में कैसा रेवेन्यू निकल के आया, और अगर हम उसको कंपेयर करें पिछले एक साल के साथ तो इसका रेवेन्यू कैसे इंप्रूव हुआ। तो अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो इस क्वार्टर में जो औरोबिंदो फार्मा ने अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो 5,000 करोड़ के आसपास का था, और वो पिछले क्वार्टर ऑफ सेम लास्ट ईयर वो था 5270 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे एक अच्छा इंक्रीमेंट हुआ इसके रेवेन्यू में। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर का है। तो वो एक अच्छा है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास का अच्छा माना जाता है। अगर हम एंड में बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, तो औरोबिंदो फार्मा का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपनी रिसर्च करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी इकोनॉमी में एक डाउनटर्न था कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुई, लेकिन फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। और इस सेक्टर ने ऐसे डाउनटर्न में, अगर आपने इस सेक्टर के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा होता आज से 2 या 3 महीने पहले, तो आपका पोर्टफोलियो उतना ज्यादा ब्लीड नहीं होता, क्योंकि आपके पूरे पोर्टफोलियो में एज अ डिफेंसिव स्टॉक एक्ट करते, और जब आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे को जाता तो ये सेक्टर उस टाइम पे ऊपर को गया था। तो इसलिए बोला जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आपको हर इंडस्ट्री में से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और फार्मा भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आने वाले टाइम में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद एक अच्छी कंपनी को चूज करें। अब ये स्टॉक ऊपर गए हैं तो ये सिर्फ ये सोच के किसने पिछले एक महीने में एक साल में बहुत अच्छी रिटर्न दी, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं होती। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन सब कंपनीज में से आप एक अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है फार्मा सेक्टर में जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में उनका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करने वाला है, उनका बिजनेस एक्सपेंड होने वाला है, और उसके बाद आपको लगता है कि उनके बिजनेस में बहुत अच्छी एफिशिएंसी भी आने वाली है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियोस में, और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं #AskGrow लिख के। हम ट्राई करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।